वेलकम बेटा द पार्ट नंबर 6 रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर 2 9th क्लास हिस्ट्री। सो बेटा देखिए, इससे पहले हमने जो लास्ट टॉपिक किया था पार्ट नंबर 5 में, तो उसमें एक फादर गैपन का ईयर आया था बेटा 22 जनवरी 1905, जब उन्होंने प्रोसेशन किया था जिसमें कई लोगों की डेथ हुई थी, राइट। उसको ब्लडी संडे कहा गया। तो उसके बेटा डेट में कई बार कन्फ्यूजन आता है। जो 22 जनवरी है वो एक हमारी करंट डेट है। एक बार ऊपर आ जाइए, यहाँ नोट कर रखा है, देखिए रियल में ये जो फादर गैपन का जो था ना प्रोसेशन, वो बेटा 9 जनवरी को हुआ था। अगर रशियन कैलेंडर की बात करें, जूलियन कैलेंडर की, इसको नोट करिएगा प्लीज। रशियन जो कैलेंडर है वो कौन सा है? जूलियन, जो वहां के राजा के नाम से था बहुत पहले। तो इसमें 13 डेज का डिफरेंस है, राइट। तो 9 जनवरी को हुआ था और आज हम पढ़ रहे हैं इसको 22 जनवरी, तो 13 ऐड कर देते हैं तो उसका 22 जनवरी इसकी डेट आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 13 डेज अहेड। जो आज हम यूज कर रहे हैं जॉर्जियन कैलेंडर है बेटा, ये यूके के किंग जॉर्ज है ना, उसके नाम से है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कैलेंडर है जॉर्जियन कैलेंडर, और रशिया में यूज होता है जूलियन, ठीक है। इसको रिमेंबर रख लेना दोनों को बेटा। ऐसे हम रिवोल्ट की बात करते हैं बेटा, तो रियल में तो ये रिवोल्ट 12 मार्च 1917 में हुई थी, तो इसको फेब रिवोल्ट कहा गया, 22 फेब, वही ऐड कर दिए गए डेज इसमें, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं बेटा अक्टूबर रिवोल्ट, तो ये 7 नवंबर हो जाती है। अक्टूबर में 13 ऐड करते हैं 7 नवंबर, ठीक है। तो ये दोनों आपकी रशियन डेट्स हैं, ठीक है। और करंट की बात करें तो ये 12 मार्च 7 नवंबर आ जाती है, ठीक है। तो इनमें 13 डेज का डिफरेंस है, इसको रिमेंबर रखना। कई बार आपको डेट में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, तो आपको उसमें बस यही याद रखना है कि जूलियन कैलेंडर की अगर बात करें, उसमें अगर क्वेश्चन में जूलियन कैलेंडर दिया है, रशियन कैलेंडर दिया है, तो वो 13 डेज पीछे होगा। और अगर हम जॉर्जियन कैलेंडर की बात करें तो वो 13 डेज अहेड होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आज के टॉपिक में आते हैं बेटा। कम टू 2.5, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो हमने पीछे देखिए रशियन एम्पायर में, रशिया में सोशलिज्म का हमने पढ़ लिया। 1905 में वहां रेवोल्यूशन हुई छोटी सी, राइट। और जिसमें कोई बड़ा बदलाव आया नहीं। राजा ने ड्यूमा बनाई, फिर उसको डिसॉल्व किया, फिर सेकंड बनाई, फिर थर्ड बनाई। और थर्ड जो ऐसी बनाई जिसमें उसके सारे कंजर्वेटिव, उसके नॉन, उसके फेवर वाले लोग आ गए, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन कह सकते हैं फ्लॉप हो गई, बट इसने एक लोगों को रास्ता दे दिया। इसको इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, ड्रेस रिहर्सल। हिस्ट्री में इसको ड्रेस रिहर्सल कहा गया है 1917 की, ठीक है, कि ऐसे रिवोल्ट हो सकती है और हम बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हुए 1917 और 1905 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो उसके टाइम की एक छोटा सा टॉपिक है ये। इन 1914 द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द यूरोपियन अलाइज। अब इसके देखिए कंट्रीज के नाम है, ये मैप में वर्क भी आता है बेटा। यूरोपियन अलायंस कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, द सेंट्रल पावर। इनको सेंटर पावर कहा था। सेंटर में जर्मनी है, इस साथ ऑस्ट्रिया, टर्की, ठीक है। टर्की, ऑटोमन टर्की, वही है बेटा ये। एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया, ये बाद में इसमें ऐड हो गए थे। इटली ने बाद में सेकंड वॉर में पाला बदला, बट बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली किसके साथ था? ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, ठीक है। और रोमानिया, ये सेकंड ग्रुप था बेटा। इसको फ्रेंडली स्टेट या हम कहते हैं अलाइज ग्रुप कहते थे, ठीक है। इसको सेंट्रल पावर, इसको अलाइज कहते थे। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर। अब बात करते हैं बेटा इन जितनी भी यूरोपियन कंट्री जो इसमें थी, इन सबका ग्लोबल एम्पायर था, पूरे वर्ल्ड में इनकी टेरिटरीज थी। यहाँ 2 वर्ड्स दिए हैं, उनको प्लीज नोट कर लीजिए। लास्ट टॉपिक से रिलेटेड एक जेडिस्ट है, मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन द रशियन एम्पायर। रशिया में कुछ मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, उनको जेडिस्ट कहा गया, जिन्होंने कहीं ना कहीं बेटा सपोर्ट किया था बोल्शेविक्स का। दूसरा, रियल वेज रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय। रियल वेजेस है जो बाय के हिसाब, जो उस एरिया में क्या होते हैं क्वांटिटीज हैं, उनके रिफ्लेक्शन में जो रियल में जो लोग खर्च करते हैं या खरीदते हैं, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट टॉपिक बेटा। सो ग्लोबल एम्पायर थे इनके, एंड वॉर वॉज ब्रॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। यूरोप में तो लड़ी गई, यूरोप के बाहर भी लड़ेगी। दिस वॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऊपर डेट लिखी, इसकी नोट कर लेना, कई बार सिंपल डेट का ही क्वेश्चन आ जाता है बेटा। 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918, नोट कर लेना प्लीज। 14 to 18 क्लियर है, और डेट लर्न कर लेना। चलिए अब आते हैं इन रशिया द वॉर इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल अलाइड अराउंड द जार निकोलस II। तो स्टार्टिंग में जार का लोगों ने बेटा देखिए इसकी हेल्प की, क्योंकि जो जार ने किस पर अटैक किया था? जर्मनी पे, अपने एनिमी पे। तो लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के निकोलस का सपोर्ट भी किया। जिससे देखो फर्स्ट वॉर के अगेंस्ट अपनी ड्यूमा अपने फेवर की बनाई, तो लोगों को इसके अगेंस्ट होता, बट वॉर की वजह से लोगों ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। एज द वॉर कंटिन्यू थ्रू द जार रेफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी इन द ड्यूमा। और जब वॉर कंडीशन आई, जब लोगों ने सपोर्ट दिया, तो इसने ड्यूमा को भी सुनना मना कर दिया, उससे डिस्कस बंद कर दिया। एंड सपोर्ट वोर दैन थिन एंटी जर्मन सेंटीमेंट रेन हाई, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं एंटी जर्मन सेंटीमेंट हाई थे। जैसे हम पाकिस्तान वॉर की बात करते हैं,
अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो हमारी जो अपोजिशन पार्टी वो भी बेटा सेंटर पार्टी जो भी रूलिंग गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में आ जाती है। तो यही हुआ। तो यहाँ इसने डूमा को सपोर्ट छोड़ दिया क्योंकि एंटी जर्मन सेंटिमेंट हाई था, सभी लोग जर्मनी के अगेंस्ट राजा को सपोर्ट कर रहे थे। एज कैन बी सी इन द रिमेनिंग सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम ए पेट्रोगढ़। अब देखिए यहाँ इसने बदलाव किया है, सेंट पीटर्सबर्ग जो हम कहा से जर्मन टाइप का नेम है उसको चेंज करके उसको पेट्रोगढ़ नाम रख दिया। क्या रख दिया उसका? पेट्रोगढ़। ये बेटा एनटीएससी में कई बार आया, प्लीज रिपीट कर रहा हूं, इसको प्लीज नोट कर लेना। ओके। Then Tsarina Alexandra, German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. अब यहां पे एक जार निकोलस II की बात करते हैं। इसको अनपॉपुलर करने में दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। पहला तो इसकी जो क्वीन थी जारिना, दैट वन, और दूसरा बेटा एक मॉन्क था, दैट इज रास्पुटिन। तो हर दरबार में एक गुरु टाइप से होता है, तो इसके यहाँ भी एक मॉन्क था जो रास्पुतिन। उस इन दोनों की बेटा जो सजेशन थे हमेशा वो अगेंस्ट जाते थे, और उससे धीरे धीरे बेटा जो जार निकोलस II वो अनपॉपुलर होता गया। ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट आर्मीज फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेंड अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। अब देखिए बेटा दो फ्रंट्स दिए हैं, ये फ्रंट कुछ नहीं, ये बेटा जो बीच में हम कहते हैं जर्मनी पे अटैक हो रहा था, जर्मनी के दोनों साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये तो जर्मनी का हो गया ईस्टर्न फ्रंट, इस साइड इधर है, और ये हो गया वेस्टर्न फ्रंट। बात समझ में आ रही है? दिस वन इज ईस्टर्न फ्रंट एंड दिस वन इज वेस्टर्न फ्रंट, राइट। तो रशियन आर्मी, एक तो रशिया की तरफ से अटैक हुआ तो ईस्ट में हुआ ही, ये तो क्या हो गया? ईस्टर्न फ्रंट। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा इन्होंने फ्रांस की तरफ से भी अटैक किया, फ्रांस की आर्मी के साथ अटैक किया, वो क्या था? वेस्टर्न फ्रंट। आ रहा है समझ में? तो यहां डिस्कशन हुआ पहला बेटा वेस्टर्न फ्रंट का। देखो, इन द वेस्ट आर्मीज फोर्ट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। तो फ्रांस का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी जो वेस्टर्न फ्रंट पे जहां लड़ाई हो रही थी वहां ट्रेंचेस, खाइयां खुदी थी, वहां पे इनकी आर्मी स्ट्रगल कर रही थी। इन द ईस्ट आर्मीज मूव ए गुड डील एंड फॉट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटी। अब यहां से लड़ाई तो अच्छी चल रही थी पर इनकी कैजुअलिटीज ज्यादा थी इस साइड से। And defeat was shocking and demoralizing. Russian army lost badly in Germany and Austria between 1914. अब जर्मनी के नीचे बेटा देखिए, जर्मनी के यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी भी इसके साथ था। तो यहाँ पर इस फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे कई जगह बेटा इनको डिफीट मिली रशियन आर्मी को, और वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइजिंग था इनका। देखो आगे इसकी डेट देख लेना प्लीज। जर्मनी जो ऑस्ट्रिया में हम बात करते हैं 1914 to 16, इन सालों में बेटा कई जगह रशियन आर्मी डिफीट भी हुई। देन एट द रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं जब यहाँ फ्रंट पे बेटा ये डिफीट हो रहे थे तो रशियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। मेरी बात रखना, फिर रिपीट कर रहा हूं, छोटा सा डायग्राम है, कुछ नहीं बेटा, बस समझ सकते हो। ये जर्मनी है, तो जर्मनी जब इनकी डिफीट हुई बेटा, ऑस्ट्रिया हंगरी पे डिफीट हुई, तो रशियन आर्मी वापस रशिया की तरफ वापस हुई। इसको बोलते हैं रिटर्न, रिट्रीट। ओके। व्हेन दे रिट्रीट द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड बिल्डिंग। अब रशिया ने अपनी खुद की बीच में जितनी सिटीज या बिल्डिंग या क्रॉप्स थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आर्मी की पॉलिसी है बेटा। जब आप स्टेप बैक करते हैं, पीछे आते हैं, तो रास्ते में जो भी ऐसे रिसोर्स है जो हमारे एनिमी के हेल्प कर सकते हैं, उन रिसोर्स को बेटा हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने भी यही यूज किया, उन्होंने जो रास्ते में क्रॉप्स या अपनी खुद की सिटी या बिल्डिंग थी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि वो आने वाली जो जर्मनी की आर्मी आगे बढ़ेगी उसको उससे हेल्प ना मिले। टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम द बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। लिव ऑफ द लैंड ये बेटा इंग्लिश का वर्ड है। डिपेंड ऑन एज ए सोर्स ऑफ इनकम। तो उनके लिए इनकम सोर्स, उनके लिए हेल्प ना हो रिसोर्स, इसलिए इन रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजी इन रशिया। और देखिए जब ये डिस्ट्रॉय किया गया, रिसोर्स डिस्ट्रॉय किया गया, रशियन आर्मी पीछे हट रही थी और जर्मन आर्मी रशिया की तरफ एंटर कर रही थी। तो उन्होंने इसी वजह से बेटा जो क्रॉप बर्न की, सिटीज डिस्ट्रॉय की, उससे 3 मिलियन लोग रेफ्यूजी हो गए रशिया के अंदर ही। और रेफ्यूजी क्यों हुए? क्योंकि इन आर्मी ने इनकी सिटीज, इनकी बिल्डिंग्स बेटा डिस्ट्रॉय कर दी थी, इनकी क्रॉप्स बर्न कर दी थी। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। अब इससे लोग बेटा गवर्नमेंट और जार से नाखुश हो गए, राइट। एंड सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर। अब सोल्जर्स ने ऐसी फाइट लड़ने से मना कर दिया। बात समझ में आ गई? यहाँ बेटा एक पिक्चर दी है जो बहुत बार हम बात करते हैं, आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रशियन आर्मी, इसमें एक आगे इसका डॉग बैठा है, दिख रहा है आपको? इसमें जो क्वेश्चन आता है वो अंडरलाइन किया हुआ, दैट इज रशियन स्ट्रीम रोलर। ओके। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एनटीएससी क्वेश्चन जो आपकी एसपी सीरीज है उसमें कई बार आता है। ठीक है। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैरा। द वॉर ऑल्सो हैड ए सेवर इम्पैक्ट
ऑन इंडस्ट्री। अब इसी देखिए पहला इंपैक्ट तो होगा, लोग दुखी हो गए बेटा, रेफ्यूजी अपने देश में हो गए अपनी आर्मी के कामों की वजह से, और सोल्जर्स ने भी इसका अपोज किया। फिर अब बात करते हैं बेटा इंडस्ट्री बेस का क्या पैटर्न। रशियंस ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाई इंडस्ट्री गुड इन जर्मनी कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। अब हम बात करते हैं बाल्टिक सी। बेटा आपने शायद मैप देखा होगा, ऊपर नॉर्वे स्वीडन ऐसे हैं यूरोप में, और फिर इस तरह से बेटा पूरा यूरोप है, राइट। तो फ्रांस, जर्मनी और आगे रशिया, राइट। तो ऊपर यहाँ पे यूके है, राइट। तो इसके बीच में जो ये एरिया है ये बाल्टिक सी कहलाता है, और रशिया का पहले बाउंड्री बेटा यहाँ तक टच थी, ठीक है। और रशिया इससे बेटा पूरे यूरोप में और पूरा वेस्ट में ट्रेड करता था। और जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो रशिया ने सबसे बड़ा वर्क किया कि इसने बाल्टिक सी का एरिया पूरा कैप्चर कर लिया, रशिया को बाल्टिक सी से अलग कर दिया, और इसका सीधा इफेक्ट हुआ इसकी इंडस्ट्रीज में। वैसे बहुत कम इंडस्ट्री, ट्रेड बहुत कम था, और बाल्टिक सी से कंट्रोल होने के बाद बेटा रशिया का ट्रेड बिल्कुल खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट दिस इंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप, और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी डिसइंटीग्रेटेड हो गए, खराब हो गए। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगिन टू ब्रेक, और रेल लाइन को बेटा निशाना बनाया गया, इनको डिस्ट्रॉय किया गया। एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप द डोर, और इवन जो इंडस्ट्री वर्क करते हैं अच्छे जो हेल्थी पर्सन है उनकी भी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई थी बेटा, क्योंकि अधिकतर सारे वॉर में चले गए थे। तो इंडस्ट्री रन कैसे हो। स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन, और वो छोटी मोटी दुकानें भी कहीं ना कहीं वॉर टाइम में बंद हो गई थी। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। इवन जो स्टेपीज है इनका सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो ट्रेड हम बात करते हैं एक्चुअल का था, उसका भी बेटा हम कहते हैं प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि ज्यादातर आर्मी में सप्लाई हो गया था। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड द फ्लोर बिकम स्कैर, और इसी से बेटा यहाँ खाने की शॉर्टेज शुरू हो गई, क्योंकि जो अलाइज आर्मी थी उसमें सारा इनका ग्रेन जाना शुरू हो गया था। By the winter 1916 riots at the bread shops were common, और यहाँ फिर से बेटा वॉर के एंड होते होते यहाँ 1916 में कंडीशंस आ गई वही रेवोल्यूशन की, और यहाँ पे दंगे शुरू हो गए किस चीज के लिए, ब्रेड शॉप्स के लिए, ठीक है। तो बेटा इसको यहाँ और करते हैं, नेक्स्ट 7th पार्ट में हम पढ़ेंगे फेब रिवोल्ट की, क्योंकि इसके बाद 1917 में रिवोल्ट फिर शुरू हुई, और इस रिवोल्ट में बेटा फ्रांस का सब कुछ बदल डाला, ठीक है। थैंक यू।